स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेजुएशन स्टडीज में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रेजुएशन में ऐड किए गए नए सब्जेक्ट जैसे कि सेक पेपर, बैक पेपर और एसी पेपर की पढ़ाई। आज आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, या तो कह सकते हैं कि आज जो हम लोग सेक पेपर के अंतर्गत आने वाला एक जो सब्जेक्ट है नया ऐड किया गया है जो कि है बायो फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसकी पढ़ाई आज से हम लोग शुरू करेंगे। एक एक करके सेक पेपर में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर किया जाएगा। आज से बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्लासेस स्टार्ट होता है। तो एक एक करके इस पूरे मतलब बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फार्मिंग को पार्ट बाई पार्ट इसके हर एक टॉपिक को डील किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर करते हुए स्टार्ट करते हैं बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैसे कि हेडिंग से हम लोग समझ गए बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम सब लगभग जानते ही होंगे कि ऐसी फार्मिंग जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ किया जाए, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके हम लोग कैसे फार्मिंग कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। जनरल अकाउंट अबाउट माइक्रोब्स यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर्स आर लिविंग जनरल अकाउंट अबाउट माइक्रोब्स यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर्स, मतलब ऐसे कौन से माइक्रोब्स, ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करते हैं। एज ए बायो फर्टिलाइजर वो अपना हेल्प करते हैं और फार्मिंग में हेल्प करते हैं। वो बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रमोट प्लांट ग्रोथ एंड फर्टिलिटी व्हेन अप्लाइड टू द सॉइल, सीड और प्लांट। हियर इज जनरल अकाउंट ऑफ माइक्रोब्स यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको हम नंगी आंखों से अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ को या सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल, सीड या पूरे के पूरे प्लांट की फर्टिलिटी को इनहेंस करते हैं, मतलब बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है बायो फर्टिलाइजर्स के, देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बायो फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फर्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक मिनट, फर्स्ट है हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके अंदर आता है राइजोबिया, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम। ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो, अब देखिए नाइट्रोजन से क्या प्लांट बनाता है, प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो उसका बॉडी में और ज़्यादा वो अपना मतलब बॉडी में विकास करेगा, और साथ ही साथ उसका जो फ्रूट रहेगा, उसका जो कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे जैसे कि स्टेम पार्ट, फ्रूट पार्ट, इन सब में भी हम लोग को इनडायरेक्ट वे में प्रोटीन मिल पाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन ही ना मिले तो इन लोग ये प्रोटीन सिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा प्लांट। इसलिए नाइट्रोजन, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, जिसके लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है राइजोबिया, एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल बना देता है प्लांट के लिए, फिर प्लांट उसको अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है और उसको इजिली यूज करता है। उसके बाद है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है, इसके अंदर क्या कहता है, सुडोमोनास, बैसिलस एंड एस्पेरजिलस। ये क्या करता है, फॉस्फोरस को सॉइल में इजिली सॉल्युबल बना देता है। ठीक है, और सॉइल का फर्टिलिटी जैसे ही इनहेंस करता है, जैसे ही बढ़ता है, वैसे ही प्लांट उसको इजिली अवेलेबल हो जाता है प्लांट के पास, और वो उसको ले लेता है अपना वो विकास करता है। उसके बाद इजिली फर्टाइल हो जाता है, वो उतना ज़्यादा अच्छे से क्रॉप का प्रोडक्शन होने लगता है। उसके बाद है पोटेशियम पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड बैसिलस मोबिलाइज पोटेशियम फ्रॉम सॉइल मिनरल इंक्रीजिंग इट्स एबिलिटी टू प्लांट। इसके अंदर क्या कौन से आते हैं, फ्यूचेरिया एंड बैसिलस। ये क्या करता है कि पोटेशियम, जो कि सॉइल में पोटेशियम रहता है, उसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। मतलब एक तरीके से ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कि पोटेशियम की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, ताकि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम मिल सके। जितना ज़्यादा पोटेशियम मिलेगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में वो पार्ट करेगा, और उतना ज़्यादा वो स्टार्च फॉर्मेशन मतलब फूड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद है माइकोराइजल फंगी। ये भी हेल्प करता है हमारे, ये भी एज अ बायो फर्टिलाइजर प्लांट का हेल्प करता है फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का फसल का उत्पादन करने में। इसके अंदर आता है वेस्कुलर माइकोराइज यानी कि वैम। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वैम का फुल फॉर्म क्या है, तो है वेसिकुलर माइकोराइजी, वैम। ठीक है, और एक्टोमाइकोराइजी। ठीक,
फ्रॉम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट रूट एनहेंसिंग न्यूट्रिएंट अपटेक। ये क्या करता है कि सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है किसके साथ, प्लांट के रूट के साथ, और इसका न्यूट्रिशन को बढ़ाता है। जैसे कि इस टाइप के जो फंगस है, बैक्टीरियाज है, ये प्लांट के रूट में जाते हैं, उस रूट से अपने ग्रोथ, अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ प्लांट के रूट में रहते रहते प्लांट की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। मतलब प्लांट, एक अपनी प्लांट की कैपेसिटी है कि वो इतना ही न्यूट्रिशन ले पाएगा, लेकिन इनके प्रेजेंस में प्लांट एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन को ले पाता है। जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन उतना ज़्यादा स्टार्च प्रोडक्शन, मतलब उतना ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा क्रॉप ज़्यादा जल्दी बड़ा होगा और बढ़ेगा, मतलब कि क्रॉप यील्डिंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टर, यानी कि PGER। इसका अगर यहाँ पे फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इजीली बताया जा सकता है। इसके अंदर आता है सूडोमोनास, बैसिलस, एजोस्पाइरलम। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेसिस। इनमें क्या क्या पाया जाता है, इनमें प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन कहते हैं। एक्चुअल में ये एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, जो कि शायद क्लास 11 में जो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो लोग पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन ये प्लांट ग्रोथिंग हार्मोन है, ठीक है। तो ये सारा बैक्टीरियाज के पास ये पाया पाया जाता है, और ये सब इन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है, तो प्लांट का ग्रोथ जल्दी होगा, जितना जल्दी ग्रोथ होगा उतना जल्दी वो फसल अपने तैयार करके वो हम लोग को प्रोडक्शन दे देगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ, वेट एक मिनट, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। जितने भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या क्या बेनिफिट है एज अ बायोफर्टिलाइजर। ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, जो कि पीछे हम लोग पढ़े थे। बायोफर्टिलाइजर इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी रिड्यूसिंग द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब हम लोग को आज के समय में ज़्यादातर सभी किसान किसान भाई क्या करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खाद वगैरह ये सब के कंपैरिजन में ये ज़्यादा थोड़ा सस्ता मिलता है, और कुछ मतलब कि टाइम थोड़ा सा कम लेता है और जल्दी प्रोडक्शन दे देता है। लेकिन इस कारण से सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज होती जाती है। लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जब यहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है, कभी भी सॉइल का फर्टिलिटी खत्म नहीं होता है, हमेशा वो इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए हम लोग को हमेशा बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप फसल को बढ़ाता है, माल हर साल बाय साल वो फसल को बढ़ाते रहते हैं। बायो फर्टिलाइजर प्रमोट प्लांट ग्रोथ लीडिंग टू हायर क्रॉप यील्ड। बायो फर्टिलाइजर प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे कि अभी पीछे पड़े ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन्स, ये सारे हार्मोन्स प्रमोटिंग मतलब ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ को जल्दी करते हैं, और तभी जाकर के हायर क्रॉप यील्ड मिलता है, मतलब ज़्यादा फसल का पैदावार होती है। आगे इनहेंस्ड प्लांट रेजिस्टेंस, मतलब बायोफर्टिलाइजर मतलब इनहेंस प्लांट रेजिस्टेंस। बायोफर्टिलाइजर कैन स्टिमुलेट प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म रिड्यूसिंग डिजीज। अब बायोफर्टिलाइजर्स एक और काम करता है प्रोटेक्शन का। क्या, प्लांट में होने वाली कुछ बीमारियां या प्लांट में होने वाली कुछ ऐसी डिजीज जो कि आसपास के फंगल बैक्टीरिया से या बैड बैक्टीरिया से हो जाती है, तो उनसे भी बायोफर्टिलाइजर्स बचाता है, और उन जितने भी बैड बैक्टीरियाज एंड फंगस है उनको वो इनटेक करके एज अ मिनरल्स वो प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन प्रिवेंशन। बायोफर्टिलाइजर कैन इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग द इरोजन एंड इंक्रीज वाटर रिटेंशन। अब ये प्लांट को तो फायदा देता है, ये साथ ही साथ सॉइल को भी फायदा देता है, और सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देता है। ऐसा बना देता है कि सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जैसे मिट्टी की लेयर का अपने आप छटते जाने, जैसे पानी डालें या तो बाढ़ आया तो उसके बाद मिट्टी का लेयर हट गया। लेकिन यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स सॉइल को कॉम्पैक्टली पकड़ लेते हैं, मतलब बाइंड कर लेते हैं, रूट के साथ इजीली अच्छे से, बहुत ही कम्पैक्टली अच्छे से बाइंड कर देते हैं, और सॉइल इरोजन को होने से रोकते हैं। वाटर रिटेंशन भी करते हैं साथ ही साथ। वाटर रिटेंशन का मतलब है कि पानी उसमें डालें और कितना पानी बह गया और कितना पानी उसमें रोक सका, तो जितना जो सॉइल जितना ज़्यादा पानी रोक पाएगा उसका वाटर रिटेंशन उतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिखा हुआ है इंक्रीजिंग वाटर रिटेंशन। इस चीज़ को अपने से, क्या ग्रेजुएशन है
अपने से इस चीज को, हर एक पॉइंट को थोड़ा 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 बढ़ा बढ़ा के लिखना है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखना है, तभी उतना ज्यादा मार्क्स मिलता जाएगा। नेक्स्ट है environmental sustainability. Fertilizers offer sustainable alternative to chemical fertilizers, reducing environmental pollution. एनवायरनमेंट का सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ाता है, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स ऑफर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन प्लांट। अब लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, जिस कारण से एनवायरनमेंट भी प्रदूषित होता है। अब सॉइल प्रदूषित होगा तो उसके कारण जो वाटर है, जो कि ड्रेनेज में नदियों में बहा दिया जाता है, उसका जो बचा कुचा पानी होता है, उसके कारण से पानी, वाटर बॉडीज भी खराब गंदी हो रही है, जिस कारण से मतलब हर एक तरीके से पॉल्यूशन ही फैलता है। लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करने पे, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पे, हम लोग को ये सारे प्रॉब्लम दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा बायोडिग्रेडेबल चीज है। मतलब जो हुआ वो वापस से नष्ट होकर के वापस से मिट्टी या पानी में ही मिल जाएगा, इजिली सॉल्यूबल है। ये सारा बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इजिली सॉल्यूबल होकर खत्म हो जाता है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स खत्म नहीं होते और कंटिन्यूसली डैमेज करते रहते हैं सॉइल को, वाटर बॉडीज को। ठीक है, तो पॉल्यूशन को ये कम करता है। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करता है। नेक्स्ट, राइजोबियम। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जो जो जितने जितने बैक्टीरियाज आए इस चैप्टर में, जो जो बायो फर्टिलाइजर को बनाने में हेल्प करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेलिंग में, एक एक करके। जब जो भी सिलेबस में दिया हुआ विवी के अकॉर्डिंग, मतलब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस में जो जो पॉइंट दिया गया, उन सबको पढ़ेंगे। तो आज राइजोबियम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन। राइजोबियम is a Rhizobium is a genus of gram-negative rod-shaped bacteria that live in the soil and form symbiotic relationship with legume plants. मतलब ये ग्राम नेगेटिव जीनस से बिलोंग करता है। ये रॉड शेप्ड का होता है, मतलब रॉड शेप्ड यानी कि कुछ इस टाइप का शेप का मिलेगा ये, इसको कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया। एक मिनट, एक्चुअली ये रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि कहाँ रहता है, सॉइल में बेसिकली ये लिव कर जीता है। और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पहले ही बताएं कि वो रूट में रहेगा और रूट से न्यूट्रिशन लेगा, बदले में उसको और न्यूट्रिशन रिच इजिली प्रोवाइड करवा देगा, और साथ ही साथ नाइट्रोजन को भी फिक्स करेगा सॉइल में। तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब एक तरफ से वो फायदा लेगा, दूसरी तरफ से वो प्लांट को फायदा पहुंचाएगा। लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट का मतलब होता है जैसे कि दाल का दलहन प्लांट, दाल दाल वगैरह जितने टाइप के दाल है, इन सब के रूट्स में ये पाया जाएगा। दिस symbiosis known as rhizobia legume symbiosis is essential for improving plant growth and soil fertility. इस टाइप के सिम्बायोसिस को क्या कहते हैं, मतलब सिम्बायोसिस विथ लेग्यूम प्लांट। तो इस टाइप के सिम्बायोसिस को क्या कहते हैं, राइजोबिया लेग्यूम सिम्बायोसिस। मतलब लेग्यूम प्लांट में जो राइजोबियम आकर के सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को परफॉर्म करता है, उसको कहते हैं राइजोबिया लेग्यूम सिम्बायोसिस। इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग प्लांट ग्रोथ एंड सॉइल फर्टिलिटी। ये क्यों जरूरी है, प्लांट के ग्रोथ के लिए, बेटर प्लांट ग्रोथ के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। राइजोबियम प्लेज अ वाइटल रोल इन नाइट्रोजन साइकिल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विच इज देन यूज्ड बाय प्लांट। राइजोबियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी हम जो कि बताएं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। क्या, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, कहाँ पे, प्लांट के रूट्स में, एक्चुअली सॉइल में। ठीक है, ताकि प्लांट उसको इजिली एब्जॉर्ब कर सके बाय देयर रूट्स। ठीक, नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ राइजोबियम। ठीक है, isolation of rhizobium. Isolating rhizobium from soil and plant sample is a crucial step in understanding its character and developing effect inoculants. Here is a step by step isolation. मतलब सॉइल से राइजोबियम को निकालना, उसका प्रॉपर प्रिपरेशन करना, उसमें देखना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे कैसे डेवलपिंग करता है, हम प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाता है, वो सारी चीज़ के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस है, कैसे हम लोग रेजिड्यूम को निकाल सकते हैं सॉइल से, फिर वापस उसको हाईली ट्रीट करके अच्छे से वापस से फिर सॉइल में डाल के उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है सॉइल सैम्पलिंग, मीन्स
कलेक्ट सॉइल सैंपल फ्रॉम एरियाज वेयर लेग्यूम प्लांट आर ग्रोइंग। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस है सॉइल सैंपलिंग, मतलब वैसे सॉइल लेग्यूम प्लांट जहाँ जहाँ पे है वहाँ के सॉइल सैंपल को लो जहाँ पे लेग्यूम प्लांट्स उगाए गए, मतलब दाल वगैरह के प्लांट उगाए गए, ठीक। द सॉइल सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम द राइजोस्फेयर, द रीजन सराउंडिंग द प्लांट रूट। ये सॉइल कहाँ से लेना है, लेग्यूम प्लांट के रूट पार्ट से ही ये सारे सॉइल को कलेक्शन करना है, सॉइल का कलेक्शन करना है। उसके बाद फिर सीरियल डाइल्यूशन, मतलब परफॉर्म सीरियल डाइल्यूशन ऑफ द सॉइल सैंपल टू रिड्यूस द बैक्टीरियल पॉल्यूशन, sorry bacterial population. This step help to isolate individual bacterial cell. इसका क्या मतलब है कि इस जो सॉइल सैंपल है इसको डाइल्यूट किया जाए, डाइल्यूट करने के बाद इसके जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है जो सॉइल में मिक्स है वो धीरे धीरे हटने लगेंगे डाइल्यूशन के बाद, मतलब वाटर किसी में ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने वाटर के साथ साथ वो मतलब एक तरह से टूटता हुआ जाएगा और अलग अलग उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे घटता जाएगा और फैल जाएगा। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्लेटिंग। Plate the diluted soil sample onto a selective medium such as yeast extract, mannitol agar, यीमा। क्या करना है इसमें कि अब प्लेटिंग करना है। अब देखो सबसे पहले सॉइल सैंपल को ले लिए, उसको डाइल्यूट किया ताकि वो इजीली दिख सके, क्योंकि उसका पॉपुलेशन एक जगह पे एक एक जगह पे मिट्टी में मिक्स है, तो उसको साफ करेंगे तभी नहीं देख पाएंगे, तोड़ेंगे उसको सॉइल सैंपल को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तभी ना उसको देख पाएंगे कि हाँ कितना उसमें सॉइल सैंपल ऐड हुआ है, कितना उसमें अब हम लोग अलग अलग उसके पॉपुलेशन को देख पाएंगे, ठीक है। अब है प्लेटिंग, अब उनमें से एक छोटा सा सॉइल सैंपल एक ट्रे में लगाना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसी को कहते हैं यीस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिटोल अगार, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये फिगर, यही है यीस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिटोल अगार, यीमा। क्या है, यीमा, यही है, ठीक है। इसका फिगर हम जानबूझ के इधर लगाएं कि ताकि समझने में आसानी हो। अब उस सॉइल सैंपल का डाइल्यूशन फॉर्म इसमें डाला गया। द मीडियम शुड बी डिजाइन टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ राइजोबियम व्हाइल सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, ठीक है। इस मीडियम को क्यों बनाया गया, इस मीडियम को इसलिए बनाया गया क्योंकि अब राइजोबियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअल में एक बायो फर्टिलाइजर है, तो हमारे लिए राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइजोबियम का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करके फिर उसका बायो फर्टिलाइजर बना करके अलग अलग प्लांट्स में पहुंचाना है, क्योंकि ये राइजोबियम सिर्फ लेग्यूम्स प्लांट में पाया जाता है, लेकिन इसकी इसका जो मतलब कि एक तरीके से होता है ना कि इसका फायदा उठाना, तो इसका फायदा हम लोग कैसे, सिर्फ लेग्यूम प्लांट ही उठा रहा है तो बाकी सारे प्लांट को भी इसका फायदा उठाना चाहिए, तो इसीलिए इस मीडियम में इसको रखा जाएगा, इसका कल्चर किया जाएगा। कल्चर किया जाएगा मतलब इसका पैदावार किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा, इसको राइजोबियम को इस मीडियम में बढ़ाया जाएगा ताकि अच्छे से वो बढ़ सके और इसके साथ कोई अदर बैक्टीरिया ग्रो ना करे, इसीलिए इस सॉल्यूशन में यीस्ट एक्सट्रैक्ट मैनिटोल अगार यीमा में इसको डाला जाता है। उसके बाद है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेट द प्लेट एट 28 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 5 days. दिस अलाउज द राइजोबियम कॉलोनीज टू ग्रो एंड बिकम विजिबल। अब क्या होता है कि ये इसमें डाल दिए और इसमें कुछ ऐसा फैक्टर्स डाले ताकि अदर बैक्टीरिया इसमें पनप ना पाए, सिर्फ और सिर्फ राइजोबियम इसमें बड़ा मतलब बढ़े और पैदावार इसका सिर्फ राइजोबियम का ही हो। अब इसके बाद क्या होता है, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, एक आता है इंक्यूबेटर मशीन, ठीक है। उस इंक्यूबेटर मशीन के अंदर तुम हम लोग उसमें टेम्परेचर सेट कर देंगे, तो उसी टेम्परेचर पे वो थ्रू आउट द टाइम उसी टेम्परेचर पे वो रहेगा। अगर इतना डिग्री सेल्सियस का टाइम टेम्परेचर सेट करिए तो उसी टेम्परेचर पे रहेगा, उसको कहते हैं इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेशन करना मतलब इस मीडियम को, इस ट्रे को, इस प्लेट को उसके अंदर डाल के 28 डिग्री सेल्सियस, पर्टिकुलर 28 डिग्री सेल्सियस में 3 to 5 days के लिए उसमें डाल देना है, ताकि इसके अंदर का जितना भी राइजोबियम है वो अपना धीरे धीरे ग्रो करे, कॉलोनीज बनाए, गुच्छा बनाए और धीरे धीरे करके बढ़ता जाए, ठीक है। इसका ग्रो अच्छे से हो ताकि हम लोग का अब अच्छे से विजिबल हो सके, ठीक है। अब है कॉलोनी सिलेक्शन। सिलेक्ट कॉलोनीज दैट exhibit the characteristic rhizobium morphology such as a creamy white color and a circular shape। अब क्या करता है, इसमें से कॉलोनीज को सिलेक्ट करो कि कहाँ कहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इस जगह पे कॉलोनीज है, पूरा राइजोबियम की कॉलोनीज है, ठीक है। ये कॉलोनीज को सिलेक्ट करो, लो, निकालो, ठीक है। और जैसे इसका इसका मॉर्फोलॉजी को देखो, जैसे कि इसका ये क्रीमी व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये तो थोड़ा सा येलो हो गया इस यीमा के कारण, लेकिन ये एक्चुअल में क्रीमी व्हाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रीमी व्हाइट स्ट्रक्चर कलर
और सर्कुलर शेप्स का, यहाँ देख सकते हैं लोग, ये भी सर्कुलर शेप्स का है, सर्कुलर शेप्स का ये भी है, ये भी है, सब सर्कुलर शेप्स का दिख रहा है। तो एक्चुअल में ये क्या है, राइजोबियम है। इसकी मॉर्फोलॉजी से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये क्रीमी वाइट शेप का है, सर्कुलर है, ठीक है। तो इसलिए ये राइजोबियम है। इसका मॉर्फोलॉजिकल मतलब सिर्फ अपीयरेंस देख के हम लोग पहचान सकते हैं। अब है प्योरिफिकेशन। सब तो कर लिए, लेकिन अब इसको साफ करके अलग मीडियम में रखना है, ताकि और राइजोबियम सॉइल में मिक्स कर सके हम लोग, तो इससे बायोफर्टिलाइजर बना सके। आगे है प्योरिफिकेशन। कहाँ गया? प्योरिफिकेशन। प्योरीफाई द सिलेक्टेड कॉलोनीज बाय re-streaking them onto a fresh plate. This step helps to ensure that the isolated bacteria are pure and free from contamination. अब क्या होता है कि ये जो कॉलोनीज है, इस कॉलोनीज को अलग किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा और वापस एक फ्रेश प्लेट में इसको डाला जाएगा, ये इंश्योर करने के लिए ताकि ये मतलब अच्छे से किसी और बैक्टीरिया से ना मैच करे, गलती से भी इसमें कोई और बैक्टीरिया ना आ जाए, सिर्फ इसमें राइजोबियम ही रहे और एक प्योर फॉर्म में ये दूसरे फ्रेश प्लेट पे रहे। तो यही होता है आइसोलेशन ऑफ राइजोबियम। अब इस राइजोबियम को निकाल लिया गया है, अब इसको धीरे धीरे फिर बायोफर्टिलाइजर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम को कैसे पहचानेंगे? तो Identifying rhizobium involves a combination of morphological, biochemical and molecular techniques. Here are some methods. ठीक है, अब हम लोग राइजोबियम को कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका 3 तरीका है, मॉर्फोलॉजिकली, बायोकेमिकली और बायोकेमिकल टेस्ट करके और मॉलिकुलर टेक्निक्स से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एग्जामिन द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, सेल शेप, साइज, ठीक है। राइजोबियम कॉलोनीज आर टिपिकली क्रीमी वाइट, सर्कुलर एंड 1 to 2 mm इन डायमीटर। मतलब अब कॉलोनीज को देखो, उसको जांच करो और मॉर्फोलॉजिकली उसका देखो कि उसका क्या शेप है, क्या साइज है, तो हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल में राइजोबियम कैसा होता है, क्रीमी वाइट कलर का होता है, वो सर्कुलर होता है। तो साइज शेप पता चल गया, साइज 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर 1 to 2 मिलीमीटर का होगा। अगर ऐसे ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं किसी भी बैक्टीरिया में, तो हम लोग को पता चल जाएगा, मतलब उस ट्रे में अगर हम दो देखेंगे कि ऐसे ऐसे कॉलोनीज बन रहा है, जिसका क्रीमी वाइट स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है, प्लस 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे राइजोबियम का कॉलोनीज है। सिर्फ उसको हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, यहाँ पे अच्छे से राइजोबियम का कॉलोनीज हो गया है। कितना भी इंक्यूबेशन किया जाए, लेकिन कभी ना कभी तो हो ही जाता है ना कि बैक्टीरिया, कुछ ना कुछ दूसरा बैक्टीरिया आ जाए, कितना भी इसको ट्रीट किया जाए, लेकिन हो ही जाता है। इसलिए अब लास्ट में उसको इसीलिए प्योरिफिकेशन का, इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना कि प्योरिफिकेशन की मतलब कॉलोनी सिलेक्शन फिर प्योरिफिकेशन क्यों इतना किया गया, जगह फिर इंक्यूबेशन, इसीलिए कि इतना सब कुछ करने के बावजूद अदर बैक्टीरियाज का जन्म हो सकता है, इसीलिए इनके कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके ही हम लोग इनको फिर सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, हाँ ये है, ये इस ट्रे में यही राइजोबियम है, तो अब हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। उसके बाद है बायोकेमिकल टेस्ट। परफॉर्म बायोकेमिकल टेस्ट सच एज द Gram stain, catalase test, oxidase test. Rhizobim is gram negative, catalase positive and oxidase positive, ठीक है। अब 3 टाइप के टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट 3 टाइप के कर सकते हैं, जैसे ग्राम स्टेन, कैटलेज टेस्ट और ऑक्सीडेज टेस्ट। ग्राम स्टेन होता है कि इसमें एक स्टेन डाला जाता है, स्टेन मतलब कलर डाला जाता है। अगर ये ग्राम नेगेटिव है तो पर्पल, ग्राम पॉजिटिव है तो शायद रेड, इसी टाइप का, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स किए जाते हैं, जिस कारण से हम लोग इसका पता कर सकते हैं। तो अगर उस कलर का आएगा तो मतलब ये, अगर इस कलर का है मतलब ग्राम नेगेटिव है मतलब राइजोबियम है, ठीक है। और कैटलिस्ट टेस्ट में देख सकते हैं कि अगर ये कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब ये राइजोबियम है, क्योंकि राइजोबियम का कैटलिस्ट टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। और ऑक्सीडेज टेस्ट भी अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये राइजोबियम है, क्योंकि राइजोबियम का ऑक्सीडेज टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है आरएनए 16S आरएनए जीन सीक्वेंसिंग। मतलब इसका, अब हम लोग मॉर्फोलॉजी देख ली, बायोकेमिकल टेस्ट देख ली, अब है इसका आरएनए, मतलब अब बहुत ही इंटरनली इसको पढ़ना होगा कि कैसे कैसे अब इसका आरएनए सीक्वेंसिंग से हम लोग जानेंगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। सीक्वेंस द 16S आरएनए जीन टू डिटरमाइन द बैक्टीरियल आइडेंटिटी। इस राइजोबियम मतलब इस जो कॉलोनी को हम लोग उठाएं, अब इसको 100% टेस्ट करने के लिए, राइजोबियम को टेस्ट करने के लिए राइजोबियम है कि नहीं, तो 16S आरएनए
जीन सीक्वेंसिंग का मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके सेल से हम लोग 16S RNA जीन को निकालेंगे और उससे पता करेंगे कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया है या नहीं है। दिस मेथड प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई राइजोबियम स्पीसीज। ये बहुत ही प्रिसाइज है, मतलब ये 100% श्योरिटी दे देता है कि अगर ये टेस्ट पास हो गया तो मतलब हाँ ये राइजोबियम ही है, क्योंकि राइजोबियम बहुत ही कम जगह पाया जाता है, पता ही है, सिर्फ लेग्यूम्स प्लांट में पाया जाता है। हमको इसका फायदा उठा करके हर जगह पे इसका यूज करना है, तो हम लोग को इसको बहुत ही स्पेसिफिकली लेना होगा, उठाना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पीसीआर बेस्ड टेक्निक। पीसीआर बेस्ड टेक्निक यूज पीसीआर बेस्ड टेक्निक सच एज पीसीआर RFLP, वेट इरेज करना होगा इसका, पीसीआर RFLP यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टू आइडेंटिफाई राइजोबियम स्पीसीज। ये भी एक तरीके का टेस्ट है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग इसके लेंथ वाइज फ्रेगमेंटेशन को देखते हैं और उससे फिर समझते हैं कि ये राइजोबियम स्पीसीज है या नहीं। मतलब एक हर अपने हर बैक्टीरिया का अपना एक जीन का लेंथ होता है, जैसे कि ये एक जीन लेंथ है, ये एक जीन लेंथ है, ये दूसरे और का जीन लेंथ है, ये किसी और का जीन लेंथ है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक बैक्टीरिया का अपना अपना जीन लेंथ, मतलब जीन्स का लेंथ है, ठीक है। तो उस लेंथ को अगर ये मतलब फुलफिल कर देता है कि हाँ इस लेंथ का है, तो हम लोग मतलब समझ जाएंगे कि ये राइजोबियम है। तो इस टेस्ट के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि राइजोबियम कौन है, नहीं है, ठीक। लास्ट है फैटी एसिड प्रोफाइलिंग, मीन्स यूज फैटी एसिड प्रोफाइलिंग टू आइडेंटिफाई राइजोबियम स्पीसीज। दिस मेथड इन्वॉल्व एनालाइजिंग द फैटी एसिड कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। हर बैक्टीरिया में अपना एक डिस्टिंक्ट अमाउंट ऑफ फैटी एसिड पाया जाता है, ठीक है। हर टाइप के बैक्टीरिया में एक फिक्स अमाउंट ऑफ फैटी एसिड पाया जाएगा कि तो राइजोबियम, अगर मान लो कि बैक्टीरिया हमको पता नहीं कि ये राइजोबियम है, हम इसका कॉलोनीज को उठा लिया, हमको चेक करना है, अगर ये राइजोबियम के फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन को मैच किया तो ये राइजोबियम है, नहीं मैच किया तो नहीं है। तो इस तरीके से हम राइजोबियम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई कर लिया इसके बाद फिर इसका मास मल्टीप्लिकेशन करना, मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबियम, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले जनरल अकाउंट ऑफ माइक्रोब्स यूजेस बायोफर्टिलाइजर, मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, जैसे कि राइजोबिया, सॉरी एक मिनट, जैसे कि राइजोबिया, राइजोबियम अभी जिसके बारे में हम सबसे पढ़े थे, फिर एजोटोबैक्टर पढ़ेंगे, एजोटोस्पाइलम पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग आए थे बेनिफिट ऑफ माइक्रोब्स, है ना, बेनिफिट ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर, मतलब बायोफर्टिलाइजर्स में माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना क्या क्या बेनिफिट दिलाता है, वो सारी चीज़ों को पढ़े हम लोग। उसके बाद राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि प्लांट बेसिकली लेग्यूम प्लांट का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़े थे कि राइजोबिया लेग्यूम सिम्बायोसिस का, इस तरह के सिम्बायोसिस को राइजोबिया लेग्यूम सिम्बायोसिस कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे कि आइसोलेशन, मतलब राइजोबियम सॉइल के सैंपल से राइजोबियम को कैसे निकालेंगे ताकि इसका फायदा उठा करके हम लोग दूसरे प्लांट्स को भी इजिली ग्रो करवा सके, ठीक है। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। अब हम निकाल तो लिए सॉइल सैंपल से अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम लोग को इसको जा करके फिर वापस ये करना होगा, फिर वापस से इसका कल्चर करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो पता तो करें पहले कि ये सच में राइजोबियम है या नहीं। तो नेक्स्ट में हम लोग देखें कि आइडेंटिफाई किया राइजोबियम को कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 16S RNA जीन सीक्वेंसिंग के मेथड से भी कर सकते हैं, PCR बेस्ड टेक्निक्स की मदद से भी कर सकते हैं, और फैटी एसिड प्रोफाइलिंग की मदद से भी कर सकते हैं। ये सारा स्टेप हम लोग पढ़े जाने, उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना है बस उतना ही, थोड़ा थोड़ा अपने से बना करके लिख भी सकते हैं, जितना आपके पास कैपेसिटी उतना ज़्यादा लिखते जाइए। इसका एक और नोट्स है, अगर आप लोगों को चाहिए तो इसमें हम एक नंबर डाल देंगे, इस नंबर से आप लोग नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो फिर इतना अगर सफिशिएंट, तो इतना मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, अपने हिसाब से भी और एक्स्ट्रा ऐड करके आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबियम, क्योंकि हम लोग उसका आइसोलेशन कर लिए, निकाल लिए, उसको आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ यही राइजोबियम है। अब इसका मास मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी ना फिर इसका मतलब फर्टिलाइजर बना के फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में यूज़ करेंगे, ताकि सब प्लांट्स का ग्रोथ ईजिली हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका ग्रोथ हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, और हमारे वीडियो को देखते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल आगे बढ़ता जाए। इस कारण से अगर आप लोग जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उस हिसाब से एग्ज़ाम के टाइम पे हम लाइव लेक्चर्स भी ले पाएंगे। आप लोग अगर डिमांड रहा तो हम हर एक लेक्चर का लाइव क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।